2025 में सोने और चांदी के दाम तो जैसे आसमान छू गए। तो आइए आज इसी की कहानी को समझते हैं कि आखिर ये इतना जबरदस्त प्रदर्शन क्यों हुआ और 2026 में एक निवेशक के लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और पहले बड़े आंकड़े को देखते हैं। 2025 में सोने की अंतर्राष्ट्रीय कीमत में 67% की जबरदस्त उछाल आई। ये वाकई एक बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन अगर सोना प्रभावशाली था तो चांदी की कहानी तो और भी जबरदस्त है। भारतीय रुपए में अगर देखें तो चांदी ने 136% का मतलब अविश्वसनीय रिटर्न दिया। तो इस पूरी कहानी को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। 2025 के गोल्ड रश से शुरू करके इसके पीछे के कारणों, निवेश की दुविधा और फिर एक सरल समाधान पर बात करेंगे जिसके परिणाम हम आंकड़ों में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस उत्साह की जो इन बड़े रिटर्न्स ने पैदा किया है, जिसे निवेशक की भाषा में फोमो भी कहते हैं, यानी कहीं मौका हाथ से छूट ना जाए वाला डर। देखिए, जब 1979 के बाद का सबसे अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला हो तो जाहिर है हर किसी के मन में यही सवाल उठता है कि भाई क्या ये मौका हाथ से निकल गया है या ये तेजी तो अभी बस शुरू हुई है। तो आखिर इन जबरदस्त आंकड़ों के पीछे है क्या? चलिए अब थोड़ा गहराई में जाते हैं और सोने के इस अविश्वसनीय साल के पीछे के असली कारणों को समझते हैं। असल में ना, सोने के लिए कई सारी चीजें एक साथ हो रही हैं जो इसके लिए एक बिल्कुल सही माहौल बना रही हैं। चाहे वो दुनिया भर में बढ़ता जियोपॉलिटिकल तनाव हो या फिर आर्थिक अनिश्चितता का माहौल। ये लाइन देखिए, कितनी सही बात कहती है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स और खासकर चीन जैसे देश लगातार सोना खरीद रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे घरों में माताएं हमेशा सोना खरीदती रहती हैं। ये एक बहुत बड़ी और लगातार बनी रहने वाली मांग है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ सोने की नहीं है। चांदी की अपनी एक अलग और बहुत ही मजबूत वजह है चमकने की, जो उसे सोने से बिल्कुल अलग खड़ा करती है। चांदी की तेजी को समझने के लिए इस एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, कुछ इंडस्ट्रीज के लिए चांदी कोई ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत है। मतलब दाम कुछ भी हो, उन्हें अपना प्रोडक्शन चालू रखने के लिए चांदी खरीदनी ही पड़ेगी। और ये मांग आ कहां से रही है? हमारी आज की दुनिया की सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती इंडस्ट्रीज से, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ियां, सोलर पैनल्स, AI डेटा सेंटर्स, ये सभी चांदी के बिना चल ही नहीं सकती। तो अब एक निवेशक के सामने एक दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। एक तरफ सोना है जो सुरक्षा का एहसास देता है और दूसरी तरफ चांदी जिसमें जबरदस्त ग्रोथ की क्षमता दिखती है। तो फिर चुनाव कैसे किया जाए? ये एक क्लासिक दुविधा है। एक तरफ सोना है जो बाजार के उतार चढ़ाव में एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, वहीं दूसरी तरफ चांदी है जो बहुत वॉलेटाइल है पर उसमें ग्रोथ की संभावना भी बहुत ज्यादा है। और यहीं पर सबसे मुश्किल सवाल आता है, दोनों का सही मिक्स क्या होना चाहिए? कितना सोना, कितना चांदी? 80-20, 70-30? और कब अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है? ये सब करना आसान नहीं है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इस मुश्किल सवाल का एक बहुत ही सरल जवाब मौजूद है। एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो ठीक इसी समस्या को हल करने के लिए बनाया गया है और इसके लिए बाजार का एक्सपर्ट होने की भी जरूरत नहीं है। ये स्ट्रक्चर पूरी प्रक्रिया को बहुत आसान बना देता है। मतलब ये खुद ही सोने और चांदी में सही अनुपात में निवेश करता है और बाजार के हिसाब से उसे एडजस्ट भी करता रहता है। जो सारा मुश्किल काम है वो एक्सपर्ट संभाल लेते हैं। अच्छा, सुनने में तो ये सब ठीक लगता है, लेकिन क्या ये तरीका असल में काम करता है? चलिए सिर्फ बातों पर नहीं बल्कि पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। अब जरा इस टेबल को ध्यान से देखिए। पिछले 3 सालों में एक सिंपल 50-50 सोने चांदी के पोर्टफोलियो ने हर साल औसतन 39% का रिटर्न दिया, जबकि निफ्टी 500 ने सिर्फ 15% का। और तो और जब बाजार गिरा तो ये पोर्टफोलियो कम गिरा और उठाए गए रिस्क के मुकाबले इसने कई बेहतर रिटर्न दिया। अगर हम सिर्फ सालाना रिटर्न को देखें तो ये अंतर बिल्कुल साफ नजर आता है। कीमती धातुओं के पोर्टफोलियो ने दुगने से भी ज्यादा की ग्रोथ दी है। और जब हम रिस्क एडजस्टेड रिटर्न को देखते हैं, मतलब उठाए गए जोखिम के बदले कितना रिटर्न मिला, तो कहानी और भी साफ हो जाती है। इस पोर्टफोलियो ने लिए गए हर यूनिट रिस्क पर 2 गुने से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। तो इन सब आंकड़ों का निचोड़ क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर किसी ने इस बैलेंस पोर्टफोलियो में 10 लाख रुपए का निवेश किया होता तो सिर्फ 3 साल में वो बढ़कर 26 लाख रुपए से भी ज्यादा हो गया होता।
तो जैसा कि हमने देखा, आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि कीमती धातुओं में एक संतुलन बनाकर चलने की रणनीति ने ऐतिहासिक रूप से कम जोखिम पर बेहतर रिटर्न दिया है। अब जब हम 2026 की ओर देख रहे हैं, जहां अभी भी तेजी के ही संकेत हैं, तो असली सवाल ये नहीं है कि निवेश करें या ना करें, बल्कि ये है कि स्थिरता और विकास के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए।